Next. In NSR Krishna Prasad case, this has been explained. Obligation to speak truth versus incriminating oneself. ये हम देखेंगे. जैसे हीरा एच अडवाणी के केस में 1971 ऑल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा that section 108 of the Customs Act does not compel a person to make a statement, but if he makes a statement, he has to state the truth to avoid punishment under section 193 of IPC. Very, very important. Very important. That मैं चुप रहूं ये मेरा अधिकार है, बिकॉज आर्टिकल 20 मेरी रक्षा कर रहा है कि मैं एक प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज इट विल इनक्रिमिनेट मी. हाउएवर, अगर मैं जवाब देना मुनासिब समझूं, इफ आई गिव द आंसर, देन आई कैन नॉट गिव द फॉल्स आंसर, देन आई कैन नॉट गिव द अनट्रू आंसर. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. मैं चुप रहूं वो अलग बात है, बट अगर मैं कुछ कहूं तो मुझे सच के सिवा कुछ भी कहना नहीं. और ये डिस्टिंक्शन हमें ख्याल में रखना एट द ग्रास रूट लेवल, कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, बट दिस इज द लॉ. वी शुड नो ऑल दिस लॉ so that when we are facing this type of situation, we know what to do or what our client should do. Peter Murphy, one of the, उन्होंने जो कहा कि the caution that a suspect is not obliged to say anything serves not to create a right which the defendant did not previously enjoy, but to remind him of the right which he enjoys at every stage of an investigation. ये सस्पेक्ट या जो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनको ये जो क्वेश्चन दी जाए कि योर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, तो उससे उसमें कोई नया राइट क्रिएट नहीं हो रहा है. वो राइट उसका था ही, खाली उसको याद दिलाया जा रहा है कि ये तेरा राइट है कि अगर ये स्टेटमेंट तुम्हारे सामने हम यूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट, तो आप चुप भी रह सकते हो. नेक्स्ट. Statement recorded during the summons, whether they are admissible as evidence or not. The answer straightforward is yes. Supreme Court in Ambalal said 13 ELT, a statement can be used against the person in any legal proceedings. And then comes what if the statement is recorded under inducement or threat or coercion or pressure or under stress. What is the difference between these two? In Sampath Kumar case 96 ELT, Supreme Court ने कहा कि there is no presumption that a statement is recorded under stress or under compulsion. Every statement, this is very important. This has been referred to by Supreme Court in Ambalal case. There is no presumption that whatever statement जिसमें confession है, कबूलात आ रही है, और वो कबूलात डिपार्टमेंट यूज कर रहा है टैक्स पेयर के सामने, उसके सामने जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, डिमांड जो यूज कर रहे हैं, उसमें अगर वो कबूलात का उपयोग हो रहा है, ऑब्वियसली दैट वुड बी द बेसिस. तो उस समय टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता है कि ये मुझसे जबरदस्ती लिया गया था, ये कबूलात मुझसे जबरदस्ती उगलवाई गई थी. नो, देयर इज नो सच प्रिजम्पशन. सो द ओनर्स विल लाई ऑन द पर्सन, द बर्डन विल लाई ऑन द पर्सन दैट ये जो स्टेटमेंट को डिपार्टमेंट वॉलंटरी कह रहा है, वो वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं था, वो बेसिकली मुझसे जबरदस्ती लिया गया है. और इन वन ऑफ दैट वाज ए फेरा केस वेयर द पार्टी हेड अंडर सेक्शन 40 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और वो फेरा केस में उन्होंने ये कहा था कि भाई इट वाज अंडर दैट सर्कमस्टेंस वेयर द पार्टी हैड चैलेंज्ड द वैलिडिटी एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट एज एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज टेकन फ्रॉम हिम विदाउट एक्चुअली अंडर कोercion. And यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के observations have come into picture. The other aspects relating to the recording of the statement is whether the copy of the statement can it be demanded as a right. जब कोई भी statement लिया जाता है, बाद में department will never give the statement copy. तो वो statement की जो copy वो जो नहीं देते हैं, तो there is as such no provision in the law which says department cannot give. There is no provision as such which says they must give. But इतने मेरे साल के अनुभव में हमें मालूम है डिपार्टमेंट नेवर गिव्स द कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट. नाउ व्हाट हैपेंस? स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड उन्होंने कर लिया पूरे दिन बिठा के, और आफ्टरवर्ड्स
और कुछ जबरदस्ती उन्होंने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा भी लिया, स्टेटमेंट की कॉपी देते नहीं है, एंड देन व्हाट द टैक्स पेयर शुड डू, एंड हियर सर्टेन ग्राउंड लेवल सेफगार्ड आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और ये मैं थोड़ी आपको ये विस्तार से समझाना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे पूरे केस का भविष्य होता है। एक आप समझो, टैक्स प्रोफेशनल एंड टैक्स पेयर शुड अंडरस्टैंड दैट कोई भी लिटिगेशन जो डिमांड जो होती है, खास करके इवेजन टाइप के केसेस की, वो इवेजन के केसेस जो ऑफेंस केसेस होते हैं, उसकी जो नींव होती है डिपार्टमेंट के माध्यम, वो खाली उनकी इंक्वायरी और स्टेटमेंट होती है इनिशियली। बाकी जो क्रेडिबल एविडेंसेस उनको मिले वो अलग बात है, बट वो उनकी नींव होती है। तो उस समय हमें ये क्या करना चाहिए? फर्स्ट, जो व्यक्ति का जिस बात से संबंध नहीं है, वो व्यक्ति को उस बारे में, उस मैटर के बारे में कोई भी जवाब देना नहीं है। एक, दो, जहां तक जो व्यक्ति को आप भेज रहे हो समन्स के लिए, उस व्यक्ति को, वो जो प्रॉपर पर्सन है उनको ही भेजना है। एनी टॉम डिक एंड हैरी शुड नॉट बी actually sent to the department in response to the summons. 3, executive directors, senior officers, CMD should not really get worried and start responding to the summons and go and appear. It is only if it is absolutely necessary, otherwise they can depute their authorized representative. In fact, summons की आप language देखोगे तो section 70 की standard language जो summons issue होता है उसमें लिखा ही होता है, either by yourself or through your authorized representative. Authorized representative यहाँ पे chartered accountant या tax practitioner या lawyer नहीं, authorized representative of the company, so they can actually appear into that. Fourth, statement, जो भी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया हुआ है उनके पास स्टेटमेंट की कॉपी तो उनको मिलेगी नहीं। आप ठीक है संबंध के हिसाब से कोई उसकी फोटोकॉपी निकाल दे या वीडियो वहां पे मोबाइल में उसका फोटो ले ले, वो सब अलग बात है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट वो नहीं देंगे। तो आपको एक वही उनकी ऑफिस छोड़ने के बाद द पर्सन शुड एक्चुअली सिट क्वाइटली ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट में जो भी जवाब दिए हुए हैं वो सारे एक पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट में उनको इसको दे शुड राइट इट डाउन, उसको नोट कर लेना चाहिए। यू मे नॉट रिमेंबर द क्वेश्चन, वन मे नॉट रिमेंबर द सीक्वेंस, but one must write down all the answers which are given to the officer. एक पैराग्राफ की तरह एक पूरी नोट के रूप में उसको लिखना जरूरी है, and that should be taken to your legal advisor and the management immediately कि सर आज ये स्टेटमेंट में मैंने ये जवाब दिए हैं। This is extremely important for the purpose of the retraction of the statement. अगर वो कबूलात नामा आपको वापस लेना है या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि उन्होंने जबरदस्ती व्यक्ति से कबूलात करवाई है, तो उस समय दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन में बी अंडर द स्ट्रेस, वहां से पूरे दिन वहां बैठ के ही मे नॉट बी अंडर हिज राइट फ्रेम ऑफ माइंड, बट अपने आप को कूल डाउन योरसेल्फ, क्वाइटन योरसेल्फ, और उसके बाद आप ये पूरे पेपर पे एक पूरी नोट बना के लिख सकते हो, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आपके केस का भविष्य काफी हद तक डिपेंडेंट होना चाहिए। एंड जनरली रिटर्न नोट भी वो साइड में अलाउ नहीं करते हैं। पर्सनली अगर किसी के संबंध रहे वो अलग बात है, अदरवाइज दे डोंट अलाउ इट टू मेक द रिटर्न नोट और टेक द कॉपी ऑन द मोबाइल ऑल्सो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यू मस्ट एक्चुअली राइट डाउन एवरीथिंग, एंड एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली उसको मेल कर देना है अपने लीगल एडवाइजर को और अपनी मैनेजमेंट को। देन वन कैन टेक द कॉल कि हमें रिट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। और अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कि क्या स्टेटमेंट रात दिन चालू रह सकता है, क्या सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है? हियर as such the courts have always actually criticized such type of continuous recording. One of the most important significant judgment on hello, am I properly audible now? Audible sir, audible sir.
one of the most important judgment. Am I clear now? Clear, sir. Clear. In state of Bihar, this is a income tax judgment, 18taxman.com. This is one of the very, very interesting case. I will not go into the details of this case. वहां पे करीब 2 दिन से ऊपर कंटिन्यूस रेड हुई थी इनकम टैक्स के अंदर पार्टी के वहां, और दे हैड एक्चुअली ऑब्टेन सर्टेन कन्फेशंस, एंड वो रेड में करीब 70-80 लाख की अनअर्थ इनकम भी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी हैड फाइंड आउट. बट द पार्टी हैड चैलेंज that SSC had challenged the continuous recording of the statement, और जो inhuman treatment उनके साथ की गई थी, जैसे गुजरात में भी अभी वो केस हुआ लास्ट ईयर में ड्यूरिंग GST, we know that. तो 5-7 दिन तक घर के बाहर नहीं निकलने दिए थे. That was a very unfortunate thing, but anyway, I'm not going too much into it. So, but this judgment में, while Patna High Court matter went into National Human Rights Commission also, State Human Rights Commission से National Human Rights Commission में मैटर गई थी ये, और पटना हाई कोर्ट ने ये पर्टिकुलर केस में उन्होंने ये कहा था that continuous recording of the statement till late night on second day of search is a violation of the human right. This they had clearly said, and there was a the cost which was awarded against the IT authorities also. Matter had gone thereafter. Patna High Court ने appeal किया था ये. So this is very interesting judgment which one can go also. However, here practical क्या करना चाहिए? You see, standard practice is this, that once the taxpayer is called at 11 o'clock in the morning, he goes there at 11 o'clock. He will normally be made to sit up to 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, sometimes even in the evening up to 6 o'clock. और उसके बाद स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग शुरू होती है. उस समय स्टेटमेंट को अपनी हिम्मत बटोरकर they can object to it, number one. Secondly, अगर स्टेटमेंट रात को 10 बजे 11 बजे भी खत्म होता है तो भी वो लिखवाते क्या है कि यह स्टेटमेंट सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शाम को 4 बजे खत्म हुआ, या शाम को 6 बजे खत्म हुआ, और 2 पंच विटनेस को बुला के उसमें साइन करवाते. अगर सीजर वगैरह रहा तो सीजर पंचनामा में होता है, स्टेटमेंट में तो पार्टी की साइन होती है. तो अगर उस समय ऑफिसर्स के सामने ज्यादा विरोध प्रदर्शित करने की अगर शक्यता न भी हो तो भी the person should note down meticulously कि वो कितने बजे वहां पहुंचे थे और कितने बजे एक्चुअली स्टेटमेंट शुरू हुआ और कितने बजे स्टेटमेंट खत्म हुआ, meticulously. And invariably 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके उनको ये सारी बातें, I mean there could be many other aspects also which should be put into the affidavit. कि एक्चुअल स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग मेरी ये टाइम पे शुरू हुई थी और एक्चुअल स्टेटमेंट मेरा खत्म हुआ था ये टाइम पे हुआ था. तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, बिकॉज वी हैव सीन इन द ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट दैट मेनी ए टाइम्स अ गुड केस इज लॉस्ट. अदरवाइज जो एजम्पशन पे या आर्बिट्ररी जो डिमांड इश्यू होती है उसका बेस जो स्टेटमेंट होता है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी बहुत सावधानी न रखने के कारण अच्छे केस भी टैक्स पेयर लूज कर जाते हैं. तो दिस आर ग्राउंड लेवल रियलिटीज व्हिच वी शुड रियली कीप. इट इज बेसिकली monitoring the entire inquiry and investigation. You see, Mr. Srinivas, I know that's what I'm saying. They cannot, but they invariably take. It is a more of a rule rather than an exception. The question here is they cannot take, but if you have objection, one should put it into the writing. Okay, we will not. और अगर कोई भी मान लो कि if there are any health related issues, वो तो 100% आपको रिकॉर्ड पे वहीं पे रखना चाहिए. The one important thing is that 9 out of 10 cases we have seen that the taxpayers or the tax professionals advising the taxpayers वो डिपार्टमेंट के सामने ज्यादा हिम्मत कर नहीं पाते हैं. We try to be in a too much of a compromising attitude, and there probably the problem arises. Next. Another important aspect, whether presence of the counsel or lawyer during the recording of the statement is allowed or not. This is another burning issue, very controversial issue. In Pulpandi case, which is one of the most celebrated case on this issue, 60LT, Supreme Court ने clearly कहा है that the officers who are recording the statement under Section 108 of the Customs Act, and when I talk about Section 108 of the Customs Act,
it will equally apply to Section 70 of the CGST Act. Please understand this. So under Section 108, they are not acting as a police officers, and the person whose statement is being recorded is not an accused person. Neither the person is an accused person. Suppose, let us assume the professional who has advised the company, and in connection with inquiry, that professional is summoned, or some officer is summoned of the company. That person or the professional is not an accused person merely because उनके statement record करने के लिए उनको बुलाया गया है. Please understand this. Neither he is an accused person, nor the officer is acting as a police officer. And that's why the Supreme Court has said that during the examination of the person in response, who has appeared in response to the summons, the presence of lawyer or counsel is not necessary. Then, in another case, जो Supreme Court ने कहा कि no right to insist on the presence of lawyer. However, in a KT Advani case, Delhi High Court, it is a very, very interesting judgment, very pragmatic judgment by Delhi High Court. Delhi High Court ने ये presence of lawyer or counsel during the course of examination of the person, उसमें उसके तीन पहलू समझाए. Very, very good judgment, very, very well written judgment. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसके तीन पहलू है. There are three things which are actually emerging from this entire, whether lawyer's presence is necessary or not, can be allowed or not. One, from the perspective of the right of the suspect, the person who has been summoned, as a right, privilege, or part of a procedural safeguard flowing from or based on any constitutional or statutory mandate. जैसे मैंने कहा आर्टिकल 20 क्लोज 3, no person can be compelled to give statement against evidence against himself. तो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. तो ये राइट की रक्षा होती है कि नहीं होती है, उसकी वो पर्सपेक्टिव से दिस इज वन. सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर टू एंश्योर द एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर और इंटिमिडेशन और प्रेशर के कोई दबाव में डाल के, कोई लालच देके या कोई दंड वगैरह या एक उनको भय दिखा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, एंड इंक्वायरी इज जस्ट एंड फेयर, वो एक अनदर पर्सपेक्टिव है. एंड द थर्ड, द राइट और प्रीरोगेटिव ऑफ ए लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर का खुद का राइट कि ये मेरे क्लाइंट है और वो क्लाइंट का स्टेटमेंट जब लिया जा रहा है तो वहां पे मेरे हाजिर होना, ये मेरा लीगल, मेरा एज ए प्रैक्टिशनर, इट इज माय राइट बिकॉज आई एम हिज लॉयर. तो ये तीन एंगल से ये पूरी बात को समझनी चाहिए. दैट इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट सेड इन केटी अडवाणीज केस. अनफॉर्चुनेटली दिस जजमेंट केम 5 years बिफोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड इट इज नाउ डिबेटेबल that the Delhi High Court judgment may not be a good law in view of the Supreme Court judgment in a Pulpandi case. Very recently thereafter in Jugal Kishore Samra, the Supreme Court allowed the presence of, while reiterating the law, it cannot be claimed, lawyer's presence cannot be claimed as a matter of right. Supreme Court allowed the presence of lawyer because of the very poor health of the accused, of the person. Jugal Kishore Samra के केस में they allowed this not as a right but because of the health, and but it was also Supreme Court said that no consultation between the lawyer and the person whose statement is being recorded shall be allowed. That will not be permissible. खाली lawyer हाजिर रहेंगे. Then we come now in the latest trend of decision in AY trading. Jugal Kishore Samra was actually narcotic drug का केस था वो. In AY trading 21 TIL 255, there was this is a recent case where it was held by the Madhya Pradesh High Court that in view of the number of orders passed by the Supreme Court from time to time, that the lawyer's presence, advocate presence can be allowed during the course of recording of the statement. However, the lawyer will keep the physical distance. He will not be within the hearing distance, but he will be within the visible distance. वो कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, उतनी नजदीक नहीं बैठेंगे, but वो सब कुछ देख सके उतने डिस्टेंस पे बैठेंगे. Secondly,
the lawyer, if he is insisting upon remaining present, should also be prepared to remain present every time the person is being interrogated or summoned. कभी कभी समन्स में 3-4 स्टेटमेंट लिए जाते हैं, 2-2, 3-3 बार स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उसमें कोई देयर इज नो लॉ अगेंस्ट दैट एज सच. तो हर बार वो लॉयर को भी हाजिर रहने की तैयारी वो लॉयर की भी होनी चाहिए. एवाई ट्रेडिंग में द हाई कोर्ट हैज रिलाइड अपॉन द अनदर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विजय संजानी केस and Virendra Kumar Pandey case. These are all Supreme Court judgment. Nilesh Parekh case, Vikas Singh case, and Bombay High Court recent judgment of, where the Vikas Singh this is very latest judgment of the Bombay. However, AY trading में very surprisingly from the revenue side rather or Union of India की side में Pulpandi case was never referred. That is something very strange. So now we have a Pulpandi case which says lawyer presence is not permissible, cannot be asked as a right. We have some other judgments of Supreme Court where this has been allowed, particularly in Vijay Sanjani case, 345 LT 923. Then we come to the Vinod Solanki case, Supreme Court. It is the same judgment. Then KTS Ahmad. ये सब जजमेंट में विनोद सोलंकी, मोहम्मद, KTMS अहमद और बुरमल, ये सारे पुराने जो जजमेंट हैं उसमें इसी बात को कहा गया है कि lawyer's presence cannot be permitted. And when I say lawyer, it includes the chartered accountants and tax practitioners also. But there is another stream of judgment which is taking a contra view. Then we come to the Ramesh Chandra Mehta case. In Ramesh Chandra Mehta case also, it was the same thing which has been held that the lawyer's presence cannot be demanded as a right. And then we come to the next page, please. So just previous slide, please. Previous slide. Now, the latest happening on this point is very recently in 2021 on the 20 March 2020. The Delhi High Court has given a judgment in Amit Joshi's case. Just one second, please. Hello. Hello. Amit Joshi's case, Delhi High Court, 42 GSTL. It was held that a presence was not considered, was not allowed, and not held to be. It was held to be impermissible. And High Court ने ये note किया है, Delhi High Court ने कि officers are not the police officers under GST Act. Please understand this. This is very important. Pulpandi case में Supreme Court ने कहा कि customs officers are not acting as police officers, and therefore one cannot insist upon the lawyer's presence. वही judgment के base पे Pulpandi को refer करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अमित जोशी के केस में यही कहा है that officers under GST are not police officers, and therefore presence of lawyer is not required during the course of examination. उन्होंने जुगल किशोर सामरा का केस ये ग्राउंड पे डिस्टिंग्विश किया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इट वाज अ केस वेयर द अक्यूज्ड हेल्थ वाज वेरी पुअर, एंड बिकॉज इट वाज वेरी पुअर द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड, बट फिर भी कंसल्टेशन वाज नॉट अलाउड. एंड देन वेरी सरप्राइजिंग, यही दिल्ली हाई कोर्ट सिंगल बेंच जजित ने सुधीर कुमार अग्रवाल में 34 GSTL में यही व्यू लिया हुआ है कि lawyer's presence is not required. What is really interesting is the Sudhir Kumar Agarwal case came before Amit Joshi case by the same High Court, same judge, and it went against the petitioner. फिर भी सुधीर कुमार अग्रवाल के केस को पिटिशनर के एडवोकेट ने अमित जोशी के केस में रिलाई किया है. I was slightly confused because of that, but anyway, जो भी है, High Court did not go by सुधीर कुमार अग्रवाल केस at all. तो ये जो सारे and बाकी सारे केसेस जो है कि जिसमें lawyer presence has been allowed, then those judgments were not even relied upon in Amit Joshi case. So finally, what is the answer to all this controversy? Whether lawyer presence is allowed or not, whether a chartered accountant or a tax practitioner can remain present during the course of examination of the accused or not. That is the question. As I see that, if in the given case, if it is considered necessary that the lawyer should be present, considering the gravity of the matter, particularly this situation may arise in the case of fake invoices या तो bogus credit वगैरह के cases में.
Personally, I don't get into such type of cases. I do not deal with such type of cases unless there is something manifest injustice. Otherwise, I don't get into this. But इस प्रकार के केस में डिपार्टमेंट का दबाव काफी हो सकता है और काफी जास्ती भी हो सकती है. तो उस समय अगर ये समझ में आए कि भाई लॉयर को हाजिर रहना जरूरी है, तो वन कैन पुट दैट रिक्वेस्ट इन राइटिंग. वो 100% वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी. अगर वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी तो वन कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड दिस सीरीज ऑफ जजमेंट विच वेयर द लॉयर्स प्रेजेंस हैज बीन अलाउड, those judgment can be relied upon in support of, and then leave the decision to the court whether the court will allow or not, which line of judgment the court will follow. The other parties, but one thing is very clear, the presence will only ensure कि कुछ physical torture या नहीं हो रहा है. The presence will not actually mean that one will be able to consult during the course of examination. आपका असील, आपका क्लाइंट आपसे कुछ बात नहीं कर पाएगा, वो कुछ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे. इट विल ओनली एंश्योर कि कुछ जास्ती नहीं हो रही है, कुछ प्रेशर नहीं हो रहा है, कुछ फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं हो रहा है, बस. नथिंग मोर, नथिंग लेस. The another important aspect about this matter is retraction of the statement. There are series of laws and laws. I will just summarize them. Retraction के बारे में. रिट्रेक्शन का मतलब एक जो मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, टैक्स पेयर ने, जो कोई भी व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट ऑफिसर के सामने दिया हुआ है, वो कबूलात कोई भी प्रकार की, वो स्टेटमेंट को वो वापस ले रहा है कोई भी कारण से. ज्यादातर वो स्टेटमेंट वापस लेने का जो रीजन होता है कि इट इज टेकन अंडर प्रेशर, इट इज टेकन अंडर कोअर्सन, मुझे दबाव में डाला गया था, मुझ पे जास्ती की गई थी, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया था, वगैरह वगैरह. तो उस समय और मुझसे ये गलत मुझसे कबूल करवाया गया है. तो देयर इज नो लॉ अगेंस्ट द रिट्रैक्शन. वन कैन ऑलवेज रिट्रैक्ट द स्टेटमेंट, बट वो कब करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 2 साल के बाद सोकॉस नोटिस इश्यू हो रही है, स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हुआ था 2 साल पहले, उसकी कॉपी उस समय तो देते नहीं है डिपार्टमेंट. 2 साल के बाद जब सोकॉस नोटिस इश्यू हो जाती है, उस समय अगर ये स्टेटमेंट करने के बाद क्या टैक्स पेयर अपने डिफेंस में ये स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकता है कि ये स्टेटमेंट मुझसे गलत लिया गया था, प्रेशर में लिया गया था. अगेन यू नो द मेजॉरिटी ऑफ द व्यूज ऑफ द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल आर अगेंस्ट ऑन दिस. ग्राउंड लेवल रियलिटी फ्रेंड्स, सबको पता है कि स्टेटमेंट दिया नहीं जाता है और स्टेटमेंट कैसे लिया जाता है. कोर्ट भी जानती है, ट्राइब्यूनल भी जानती है. बट इनवेरिएबली अगर ये सोकॉस नोटिस के रिप्लाई में अगर ये स्टेटमेंट वापस लिया जाए, तो उसको आफ्टर थॉट मान के, ये तो आपने पीछे से अपनी स्टोरी बनाई हुई है, ऐसा करके वो रिट्रैक्शन को खारिज किया जाता है. वो रिट्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. इन माय पर्सनल ओपिनियन, ये रिट्रैक्शन को अगर सोकॉस नोटिस के रिप्लाई में भी किया जाए, because that is the first time I'm coming across my own statement. मुझे कॉपी तो दी नहीं गई है. So there is nothing wrong. One should really try and fight on this issue, though the tide is against you. One. That's why मैंने पहले बताया कि वो सब बातें, ये सब कंट्रोवर्सी के पढ़ने के बजाय, जैसे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद आपको इमीडिएटली राइटिंग में रिक्वेस्ट रख देनी चाहिए कि मुझे स्टेटमेंट की कॉपी दी जाए. नंबर 1, भले वो न दे. सेकंडली, आपको अपने स्टेटमेंट को खुद ही अपने एक पन्ने पे बैठ के शांति से लिख देना चाहिए. भले आपको प्रश्न याद न रहे, भले ही आपको उसका आपने क्या जवाब दिया वो भी याद न रहे, और उसमें अगर कोई भी जबरदस्ती कुछ गलत चीज आपसे कबूल करवाई गई हो, तो आपके लीगल एडवाइजर की सलाह लेके आपको इमीडिएटली एफिडेविट के माध्यम से वो रिट्रैक्शन करना चाहिए, और वो एफिडेविट अपनी फाइल में नहीं रखना है. अदरवाइज दैट एफिडेविट और रिट्रैक्शन विल हैव नो फोर्स ऑफ लॉ. आपने जो रिट्रैक्ट किया हुआ है, वो रिट्रैक्शन आपको डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे रखना है कि मैंने जो कल स्टेटमेंट दिया था, तो इन दैट कनेक्शन आई एम रिट्रैक्टिंग माय स्टेटमेंट टू द एक्सटेंट, पूरा या जो भी पार्ट आप रिट्रैक्ट करना चाहते हो. क्या होगा आगे, डिपार्टमेंट क्या करेगा? हमारा अनुभव ये कहता है कि डिपार्टमेंट वो रिट्रैक्शन मिलने के बाद इमीडिएटली वापस उनको बुलाएंगे
अगेन 2-4 थप्पड़ मारेंगे और फिर वो रिट्रैक्शन को रिट्रैक्ट करवाने में उसको मजबूर करेंगे कि मैंने ये रिट्रैक्शन किया था वो गलत है, मुझे सलाह दी गई थी इसलिए मैंने रिट्रैक्ट किया, मैं अपने रिट्रैक्शन को रिट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये सब ग्राउंड लेवल। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि टैक्स पेयर या टैक्स पेयर के एडवाइजर कितने मजबूत है, कौन कितने मजबूत है उसके पर ये सब प्रेशर तो है। तो ये प्रेशर को तो भुगतना है। आई मीन वन हैज टू एक्चुअली सस्टेन दिस प्रेशर। बट एक बात प्लीज समझ लीजिए that in majority of the cases it is the confession and confession which goes against the party. प्रश्न वहां पे वो खड़ा होता है कि क्या सिर्फ कन्फेशन, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे केस किया जा सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस न हो, तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। नेक्स्ट प्लीज। Before we come to the relevancy of statement, there is another aspect, statement of co-accused. कभी-कभी कोई भी इंक्वायरी में एक से ज्यादा व्यक्ति के सामने केस किया जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड, particularly we have seen this in excise any number of time, custom वगैरह में भी, कि जहां पे not only the SSE or the manufacturer, even transporter, buyer, agent, broker, customer वगैरह सबके फाइनेंशियल सबके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। Sometimes they are made even the co-notice, जैसे ट्रांसपोर्टर ने विदाउट इनवॉइस माल ट्रांसपोर्ट किया है जानबूझ के, तो एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई कोई ब्रोकर ने पूरा ये ट्रांजैक्शन को, क्लैंडस्टाइन डिमोल के ट्रांजैक्शन को अरेंज किया हो। जैसे काफी सारी इंडस्ट्री में आज भी ब्रोकर कंट्रोल होता है बिजनेस, जैसे रोलिंग मिल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में ब्रोकर ही कंट्रोल करते हैं। बल्क कमोडिटी में ज्यादातर बिजनेस ब्रोकर थ्रू होता है, तो वो ब्रोकर के स्टेटमेंट फिर उसको भी पार्टी बनाते हैं। तो ब्रोकर ने जो कन्फेशन दे दिया हो, ट्रांसपोर्टर ने जो कन्फेशन दे दिया हो, जो कबूलातनामा दे दिया हो, कबूलात कर दिए, उसके आधार पे ही सिर्फ केस हो सकता है। दिस इज अनदर क्वेश्चन। एंड यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल दिस लॉ कि सिर्फ को-अक्यूज के स्टेटमेंट के बेस पे केस नहीं किया जा सकता है। को-अक्यूज के स्टेटमेंट के बाद भी उसमें एक उसके सबूत में, उसकी सपोर्ट में एडिशनल क्रेडिबल पॉजिटिव कॉन्क्रीट एविडेंस होना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरी व्यक्ति के सामने खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट उसके पर बंधन करता है, वो व्यक्ति पे बंधन करता है। इट डज नॉट मीन दैट वे, एंड प्लीज अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार के केस में, जब को-अक्यूज के स्टेटमेंट के आधार पे डिपार्टमेंट ने अपना चार्जेस की नींव खड़ी की, अपनी इमारत खड़ी की होती है, तो the taxpayer who is the main noticee should normally ask for the cross examination. उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन मांगना टैक्स पेयर का राइट है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी व्यक्ति का स्टेटमेंट, कोई भी व्यक्ति आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको टैक्स पेयर के सामने डिमांड के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है, वो व्यक्ति के स्टेटमेंट, वो व्यक्ति की क्रॉस एग्जामिनेशन द पार्टी कैन आस्क फॉर। और ये क्रॉस एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट जनरली काफी सारे प्रोफेशनल्स के उसमें, क्योंकि नॉर्मली दे डू नॉट कम अक्रॉस सच थिंग, बट क्रॉस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रैक्टिस अवेलेबल, टूल अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स। और उसका जहां पे भी इस्तेमाल वो क्रॉस एग्जामिनेशन के डिफेंस को यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर देयर इज अ सीरीज ऑफ लॉज ऑन दिस, हु कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन, वेदर क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी आस्क्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, वो सारे जजमेंट्स है। इट्स अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्रॉस एग्जामिनेशन के एंगल को आपको हमेशा याद रखना है, पर्टिकुलरली ऑफेंस और इवेजन के केसेस में। वन शुड ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इन फैक्ट one can even ask for the cross examination of his own officer and the director. जैसे अगर जजमेंट कोई भी कंपनी के एम्प्लॉई या कंपनी के इवन डायरेक्टर, उनके बेस स्टेटमेंट के बेस पे अगर कंपनी के सामने केस हुआ है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी हु इज अ नोटिसी, इवन द डायरेक्टर और दैट एम्प्लॉई कैन बी क्रॉस एग्जामिन, और दैट क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट राइटिंग में रखनी चाहिए। 9 out of 10 cases cross examination may not be allowed. You should never give up that. You should keep, and without prejudice to your request for the cross examination, you should give the defense on all other points, merits पे और limitation बाकी सारे points पे।
लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट आपको लास्ट तक करनी चाहिए और प्रॉपर्ली. I mean, you are not even supposed to give the reasons, but generally they insist on the reasons. So you have to give the name. हर एक सोकोस नोटिस के पीछे एक RUD होता है, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स. वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स में जो जो स्टेटमेंट कंपनी के सामने यूज किए गए हैं वो स्टेटमेंट का रेफरेंस होता है. स्टेटमेंट की कॉपी भी साथ में उस समय देते हैं. उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है और क्यों करनी है. तो एक शॉर्ट में इसका ग्राउंड बना के आपको फर्स्ट प्रिलिमिनरी ग्राउंड करके ये रखना चाहिए कि इट इज इंटेंडेड टू क्रॉस एग्जामिन द फॉलोइंग पर्सन हु मे बी ऑफर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग. और यू शुड से दैट वी मे बी सुटेबली एडवाइज्ड ऑन आवर रिक्वेस्ट फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन. और क्योंकि उसको सम्मन करके उनका बुलाना वो डिपार्टमेंट की जवाबदारी नहीं है, आपके एम्प्लॉय का भी प्रेजेंट करना वो डिपार्टमेंट की जवाबदारी है, भले वो आपका एम्प्लॉय है. आपको उनको लेके नहीं जाना है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए. आप यानी कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई एम्प्लॉय की क्रॉस एग्जामिनेशन जिसका स्टेटमेंट लिया गया है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप मांग रहे हो तो वो एम्प्लॉय को हियरिंग के टाइम पे रजू करना वो डिपार्टमेंट की जवाबदारी है. सिमिलरली one can even ask for the cross examination of the officers who has investigated the matter. Generally they don't allow, but there is absolutely no law, no harm in asking for that also. तो और अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन न अलाउ करे या फिर कोई व्यक्ति हाजिर न हुए तो उस स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बिकम्स ए क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. और कभी कभी ये होता है कि अगर वो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन बिकॉज द पर्सन वाज नॉट ऑफर्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, सारा केस डिपार्टमेंट का कोलैप्स हो सकता है. एंड देन 136 सेक्शन नंबर 136 इट स्पीक्स अबाउट where the statement will be relevant even though in certain circumstances. कि अगर जो व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है वो अगर मृत हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है, अगर वो कहीं पे भी he is actually not to be found, अगर वो हाजिर ही नहीं हो सकता है, उसको उसकी शोध नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी कारण से वो एविडेंस देने के लिए कैपेबल नहीं है. नेक्स्ट, अगर कोई भी एक अनरीजनेबल डिले या एक्सपेंस के बिना अगर उस व्यक्ति की प्रेजेंस, मौजूदगी अगर सिक्योर नहीं कर पाते हैं और या फिर पर्सन जिसने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड और कोर्ट का यह मानना है कि भाई उन्होंने जो भी दिया है वो स्टेटमेंट को एविडेंस के फॉर्म में उसको डिपार्टमेंट यूज करे, वो कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो ये सारे जो पहलू है वहां पे स्टेटमेंट रिलायबल, डिपार्टमेंट रिलाय हो सकती है. सेक्शन 136 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ एन एक्सेप्शन, बट दिस विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. सपोज एक व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया गया ट्रांसपोर्टर का, इट इज यूज अगेंस्ट द टैक्स पेयर कि भाई ये ट्रांसपोर्टर के कहने के मुताबिक आपने इतना मटेरियल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने निकाल दिया है क्लैंडस्टाइनली, और डिमांड उसके ऊपर रेस की गई. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग the taxpayer is asking the cross examination of the taxpayer, that is transporter, transporter. अब वो ट्रांसपोर्टर की मान लो कि मृत्यु हो चुकी है तो फिर obviously he cannot remain present. In that case this statement can also be relied upon. या फिर वो that transporter is absconding and he cannot be found, then also. So these are I'm just giving you few examples. So these are the cases where, but this also indirectly proves a cross examination can be, it is not a fundamental right, it is not a vested right, but it is a right of the party to ask for it. Next. And summons में board की suggested guidelines. Okay, what are the guidelines for the issue of the summons? Okay, ये जो guidelines अगर आप देखेंगे तो they make a very very good reading, but they are only for the reading. Practical life में क्या होता है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. The board has issued this guideline, that is well and good. What board says is summons is to be issued as a last resort where SSC are not cooperating. हमें पता है कि summons is issued in the first instance, it is never issued as a last resort. It is like a matter of routine, summons are getting issued, should not be used for the top management.
The language of the summons should not be harsh. Next. बाकी सारी गाइडलाइन है, मैं I will not read them, but one thing is very important जो बोर्ड ने कहा है. Please go score below. Precautions to be observed while issuing summons. Summons should not be issued for the appearance where it is not justified. It is only when some inquiry is under progress that in connection with that summons can be issued. Summons is not an instrument to be used for the fishing expedition. Department cannot go on the fishing expedition by utilizing the summons. Next. Then respect the time of appearance given in the summons. I mean, one should not really smile at this. Respect the time of appearance. No person should be made to sit for long hours before his statement is recorded. उसके बाद जो words they are very important. Except when it has been decided very thing as a matter of strategy. अगर ऑफिसर मानसिक तनाव में डाल के बाहर विजिटर्स रूम में या कभी तो रूम भी नहीं होता है, बेंच पे बिठा के अगर टैक्स पेयर को मानसिक तनाव में डाल के उसको मानसिक रीते बिफोर कॉलिंग हिम इन हिज रूम, अगर ये स्ट्रेटेजी है जो 9 out of 10 केसेस यही स्ट्रेटेजी होती है, बोर्ड कहती है कि आपको टाइम ऑफ अपीयरेंस का रिस्पेक्ट रखना है. So I mean, you can imagine now what is happening at the grassroots level and why it is happening at the grassroots level. Someone should be recorded during office hours. However, an exception can be made. Again, these are the board precautions. These are officially of the part of that circular. Board FAQ जो है उसका ही part है. Wherever necessary in the given case, one can use all these guidelines for the purpose of defending or even challenging if the department has not acted as per this guideline and precaution. Next. नॉन अपियरेंस और नॉन अपियरेंस. जैसे मैंने कहा कि समन्स को कभी भी एक्चुअली इग्नोर नहीं करना है. अगर समन्स में जो भी इन्फो पहले आपको देखना है कि समन्स इज कॉलिंग फॉर द प्रेजेंस और समन्स इज ओनली कॉलिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट बात है. हर एक समन्स में जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत बुलाया जाए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनिशियली डिपार्टमेंट इज ओनली आस्किंग फॉर सम रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन. प्लीज list down all the information and documents which are required. See what is available and what is not available. What is available can be compiled. What is not available, see how much time it will take you to compile. And accordingly, अगर आपको लगे कि जो information वो records मांग रहे हैं उसको compile करने में अगर आपको वक्त चाहिए तो don't hesitate in asking for the time. Accept the summons, acknowledge the summons. Say that yes, these are the by these summons we have been asked to furnish certain records or information as specified therein for the period from so and so. कभी-कभी वो एक साथ में 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की information मांगते हैं. So then say that this, however, the compilation and preparation of all these documents and records will take some time. So all this, Mr. Sapan, you will find all this FAQ on the board CBIC site under GST. Under frequently asked question, you will find this. So, therefore, आपको कभी भी ये don't get into delaying tactics. Number one, डिपार्टमेंट को अपनी लिमिटेशन पीरियड सोकोस नोटिस के लिए भी ख्याल में रखना होता है. And the more you delay, more prejudice you will be creating against you. Don't ever dodge the summons. There is the case of Ankit Bhutani, where 5 times he actually avoided the summons, and that's why his bail was also rejected. The point here is don't ever ignore the summons, but don't be afraid of the summons. कि आज ही आया है और कल बुलाया है तो जाके हमें हाजिर ही होना है, जरूरी नहीं है. चलो बुलावा आया है, राजा ने बुलाया है. Don't be under that type of impression. Don't be afraid कि डिपार्टमेंट से कुछ बुलावा आया तो भगवान को टाल देंगे बट डिपार्टमेंट को नहीं टाल सकते. हमें ये मेंटालिटी में से टैक्स प्रोफेशनल्स को बाहर आना. Don't be. Avoid too much entering them on the phone, verbal. Official को official रहने दो. Insist on the black and white. Don't give any information just because he is asking verbally to you. No, ये सारी बातें, I mean, these are all important things, and we have to put our foot down. तो समझ में अगर कोई information अगर आप नहीं कर सकते हो तो please ask for the time. Ask for the very reasonable practical time. जो information ready है वो information दे दीजिए. आज की मौत को कल करना कोई meaning नहीं है. Don't waste your time. Give the information. And another important thing is whatever information you are giving,
whatever documents you are giving, unless they are too much of voluminous, तो कि अभी तो सॉफ्ट कॉपी का डिजिटल का जमाना है, please try to see that you maintain a second set of also that with you. Don't be under that impression कि एक सेट को उन्होंने फोटो कॉपीज निकाल के हमने दे दिया, बाकी तो सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में पड़ी हुई है ना. This is the common mistake we are making because we have seen this when the SOCOS notice जब इश्यू होती है और जो लेटर के जरिए ड्यूरिंग इंक्वायरी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है वो कभी कभी कोरिलेट बाद में सॉफ्ट कॉपी में कोरिलेट ही नहीं कर पाते, एंड देन टू बिल्ड अप द डिफेंस बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई वॉल्यूमिनस है, मान लो कि आपने 2 साल के उनको इनवॉइस दिए हुए हैं, तो 2 साल की इनवॉइस की मैं कॉपी निकालना नहीं कहता हूँ अनलेस दे आर वेरी फ्यू, बट वो इनवॉइस की आपके पास सीरियल नंबर का रेफरेंस होना चाहिए कि फ्रॉम दिस सीरियल नंबर टू दिस सीरियल नंबर फॉर दिस पीरियड वी हैव गिवन दिस इनवॉइसेस. अगर आईटीसी के इनवॉइस आप परचेस के दे रहे हो कॉपीज उनको, तो आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. वॉल्यूमिनस है तो भले आप फिजिकल कॉपीज ना निकालें, बट अदरवाइज, and this is not only for the summons and the inquiry under the by the normal officers, चाहे DGGI हो, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो, चाहे जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज हो, चाहे एंटी इवेजन हो, चाहे प्रिवेंटिव हो, और इवन ऑडिट. ऑडिट में भी जो आप इंफॉर्मेशन उनको देते हो, उनका आपके पास एक कंप्लीट सेकंड सेट होना ही चाहिए. एंड अनदर थिंग इज कि ऑडिट में जो भी रिकॉर्ड्स उन्होंने, एक साइड की बात बता देता हूँ, ऑडिट में जो साल के जो भी रिकॉर्ड्स उन्होंने चेक किए हैं, उसकी ऑडिट खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे एक इंटीमेशन आपको रख देना है कि ड्यूरिंग द recently in year 2000 this audit has been conducted of our records for this and this period by this and this team, and वो करने के बाद and during the course of audit the following documents and records were furnished by us as demanded by them, which have been duly verified and audited by them. वो आपको रिकॉर्ड्स पे सुपरिंटेंडेंट और ऑडिट के रिकॉर्ड पे रख देना चाहिए और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लेना है और कुछ उसमें करना नहीं है. इन्होंने ये साल के इतने रिकॉर्ड चेक किए हैं, बस वो रिकॉर्ड पे रखना है. दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इन फ्यूचर सम अनदर डिमांड फॉर द सेम पीरियड अराइजेस ऑन एनी ग्राउंड. यू विल हैव समथिंग टू से इवन ऑन द लिमिटेशन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, समन्स के रिस्पॉन्स में एंड फॉर दैट मैटर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डिपार्टमेंट के कोरस्पोंडेंस में, प्लीज डू नॉट एवर एड्रेस द कोरस्पोंडेंस बाय नेम. आई विल रिपीट, नेवर एड्रेस द कोरस्पोंडेंस बाय नेम. डिपार्टमेंट नाम पे नहीं चलता है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन पे चलता है. तो अगर सुपरिंटेंडेंट ने इश्यू किया है, उसका नाम लिखा हुआ था इस समन्स में, डीजीजीआई में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अगर इश्यू किया है, तो आपको सिर्फ लिखना है द सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर डीजीजीआई, सपोज अहमदाबाद जोनल यूनिट वगैरह वगैरह. सुपरिंटेंडेंट है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी रेंज सो एंड सो डिवीजन सो एंड सो कमिश्नर है. रेफरेंस डीआईएन नंबर, रेफरेंस डीआईएन, 2 रेफरेंस होते हैं हमेशा, एक फाइल नंबर और एक डीआईएन नंबर. हमारे कोरस्पोंडेंस में, डिपार्टमेंट के कोरस्पोंडेंस में हमेशा फाइल नंबर और डीआईएन नंबर का रेफरेंस होना चाहिए. एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू रिप्लाई. Don't ever address any correspondence to any authority by name. This is the common mistake people are making. Next. Sir, may I interrupt? Yes, I'm just now finishing this part, summons part. I will not like to get into arrest and prosecution. I would not like to, because I would like to take the questions on this particular point. First of all. Sure, sir. Sure. Okay. Please. Next, this was the case of Ankit Bhutani, which I was saying, and in this particular case, this is the Allahabad High Court judgment where the summons was challenged, and वो summons challenge करते समय High Court took a very stern note of how he has been dodging the summons, and therefore the petition for seeking, the exemption from the appearing and all, this was completely dismissed. This was dismissed by the High Court. And coming to now. Next, what are the precautions to be taken? Previous one. What are the precautions to be taken when one is actually appearing in response to the summons? Previous slide, please. Here, certain grassroots level principles should be kept in mind. These are not principles; these are all practical experiences and practical things. सबसे पहला
सबसे जो चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है वो है समन्स की इस इंक्वायरी में डिपार्टमेंट, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही इज ए रेवेन्यू ऑफिसर, ही हैज टू डू हिज जॉब वन वे और अनदर, करेक्ट, यू कांट फाइंड फॉल्ट विद हिम। तो उस समय वो साम, दाम, दंड और भेद, वो चारों नीति वो अख्तियार करके आपके सामने करेंगे, आपको समझाएंगे कि भाई आप ये कर रहे हो, बट आप समझ जाओ क्यों अपने लिए परेशानी मोल रहे हो, आप एक्सेप्ट कर लो और पैसे भर दो। दाम की बात आती है, दाम दो प्रकार के होते हैं, आप गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे दो और मैं भी सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी दे दो, वो अलग बात है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आप भर दीजिए पैसे। दंड की नीति आ जाती कि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप लड़ने की बात कर रहे हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड आपको 100% पेनल्टी हो सकती है, वो सबसे स्टैंडर्ड है। और सेकंडली केस इतना बड़ा है, आपको आप अरेस्ट भी हो सकते हो। वो अपने ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर से बात करके कहेंगे भी सही, अरे जरा देखो तो किसको हमने अरेस्ट किया था अभी, ये सब बातें वो स्टेटमेंट लेते समय वो व्यक्ति के सामने करेंगे, कोई बड़े बड़े व्यक्ति का नाम लेंगे, कैसे उसको अरेस्ट किया था, फिर लाइन पे आ गया कि नहीं, तो ये सारी बातें होती। और एक वेद नीति होती कि भाई आप ये बोल रहे हो, आप मना कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो कि मैंने ये किया नहीं है, कि ये गलत है, बट लेकिन ये आदमी ने तो ये कबूल कर लिया, या आपके दूसरे जो भाईबंद है उसने तो कबूल कर लिया है, उसने भी उसी व्यक्ति से माल लिया था, उसने बोल दिया कि यस सर मैंने वो इनवॉइसेस फेक लिए थे, मैंने वो क्रेडिट खाली बोगस क्रेडिट ली हुई है। अभी उसी पार्टी से अभी तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास माल आया, वो तो वहां पे है ही नहीं, वो तो फ्रॉड है सप्लायर। तो ये खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये साम दाम दंड की वेद की नीति को आपसे हमने अख्तियार करेंगे, आपको उसको पूरी तरह से निपटने की मानसिक तैयारी करनी है। और सेकंडली कि आपको शांत रहना है एंड सस्टेन द प्रेशर। अनदर थिंग इज दैट बिकॉज इट इज देयर जॉब टू ब्रिंग प्रेशर ऑन यू, इट इज योर जॉब टू सस्टेन द प्रेशर। इजी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इजी नहीं है, आई कैन टेल यू, आई मीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बट यू हैव टू, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस स्टेज। बी पोलाइट बट फर्म, आपको कहीं पे भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, बट बी पोलाइट बट बी फर्म। अनदर की डोंट ट्राई टू गिव एनी रफ डेट, वो अगर कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, या फिर तो सबसे पहले आई विल लुक इनटू द रिकॉर्ड्स, आई विल गिव दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर सम डेज, यू कैन ऑलवेज से सो, बट यू कैन नॉट से आफ्टर चेकिंग द ब्रेकर, बट अदरवाइज एस्टिमेट में मत जाइए, आप उसी समय उसको खुश करने की कोशिश मत करिए, कोई भी एस्टिमेटेड फिगर मत दीजिए। अगर वो कुछ एस्टिमेट आपके मुंह में रख रहे हैं कि डोंट यू थिंक कि आपने इतना माल बना के निकाल दिया होगा, यू आर नॉट सपोज टू आंसर दिस, क्या आपका एक इनपुट आउटपुट एक बीच में इतना तो प्रोडक्शन होता ही होगा, यू से दैट कि आई विल चेक अप एंड लेट यू नो। अगर अकाउंट या फाइनेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यू हैव टू टेल देम कि आई विल चेक अप माय रिकॉर्ड्स एंड कम बैक टू यू। एंड देन अनदर थिंग इज दैट कभी कभी डिपार्टमेंट एक साथ में अलग अलग रूम में अलग अलग व्यक्ति के केस के जरिए, केस की कनेक्टेड में काफी सारे स्टेटमेंट लेते हैं, और उस समय एक स्टेटमेंट को दूसरे व्यक्ति के सामने वो यूज करते हैं, वहां पे भी वो भेद नीति है, तो वहां पे भी आपको एकदम यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। द पॉइंट्स, नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑन द समन्स। नेक्स्ट, whether summons can be challenged or not, yes, but this is not a very healthy thing to do. In Larsen and Toubro, matter was pending before advance authority ruling, and during that pendency of the matter, the company had challenged the summons. This is a recent case, and as High Court has actually said, okay, whatever ground you want to take, you can take before the authorities who are investigating, but we cannot stop the authorities just because you are in advance authority ruling. In Dhirendra Singh वगैरह, JSK Marketing, Bioveda is another case where matter had gone to Supreme Court, where the summons had been challenged, why the person has been called. These are not very healthy thing to do. There is a Dhirendra Singh judgment of the Ahmedabad also, Gujarat High Court also. In all these cases, the summons to challenge were normally not encouraged by the High Courts, and rightly so. One should be very, very careful. One should be very, very skeptical in going to the High Court on any issue, not only on summons. You can't scuttle the summons merely by saying he has no power, unless there is a reason for doing that. Otherwise, it should not be.
And it's in a very, very rare case that High Court will really interfere at the summon stage. They don't even interfere at the SOCOS notice stage. Then where is the question? And rightly so, alternative remedy. I'm not saying that one cannot go, but one should not be very bold and adventurous in doing this to cut short the inquiry. And last question, whether CGST authorities and SGST authorities can simultaneously issue the summons and undertake the inquiry. In a recent judgment of Kolkata High Court of Raj Metal Industries, this is the latest judgment on this issue, Kolkata High Court has issued the notice saying that the overlapping jurisdiction is not permissible, and High Court has actually, said, and they have issued the notice. The only point here is whether in a Ahmedabad High Court, Gujarat High Court, Himanshu Balram Gupta case, that is a very interesting judgment, where party was otherwise registered under GST in Delhi, and he was and the summons was issued by the Ahmedabad GST authorities, and he was registered in Delhi. Based on this, Gujarat High Court has intervened that the jurisdiction lies with the Delhi High Court, the Delhi jurisdictional authorities. However, in Kaushal Kumar Misra case, Punjab and Haryana High Court, the party was registered under Chandigarh, and there was a DGGI inquiry from Bhopal also. And in this case, the Punjab and Haryana High Court said that both the authorities who are undertaking the inquiry, one at Chandigarh and another at Bhopal, it is permissible in law, and therefore the challenge to the summons was dismissed. Section 62B speaks about where for the same activity, for the same matter, if one authority is undertaking, CGST authority suppose, is undertaking the inquiry, then for the same matter, the other authorities, that is SGST authority, will not come into play. This is simultaneously applicable for CGST, SGST, SGST, CGST. It says that where a proper officer under the SGST Act or the Union Territory GST Act has initiated any proceedings on a subject matter, summons is the initiation of the proceeding, initiated any proceeding on a subject matter, then no proceeding shall be initiated by the proper officer under this act on the same subject matter. And this has been taken note of in Coing Solutions by Delhi High Court. These are all matter pending before, except Himanshu Balram Gupta and Kaushal Kumar, Raj Metal and Koni. These two cases are pending before the respective High Court, where Section 62B has been under focus. What it says that if SGST authorities have commenced the inquiry for the same subject matter, CGST cannot undertake the inquiry, and obviously vice versa. We have to see the Gujarat State VAT Act, suppose Gujarat GST Act. So you will find the identical provision that if CGST authorities, ideally you should find that. So this is again an issue arising on account of the cross empowerment, and this cross empowerment is nothing but, according to I will always call it as a crossfire, or wo crossfire mein always the taxpayer gets involved, and he always becomes the victim. But इस प्रकार से अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे ओवरलैपिंग इंक्वायरी हो रही है, तो उस समय one can definitely take a objection and challenge it. And the last question which had come, whether DGGI has got the powers to issue summons or not, it is understood that the DGGI, normally people believe the DGGI has got all India powers. So Mumbai DGGST authority can ask the taxpayer can summon the taxpayer based in Ahmedabad, who is registered only in Gujarat. This issue is highly, contentious. All of you must be aware about the DRI related controversy in Canon India Supreme Court case. Same principle. These cases we are also fighting. These cases there is a challenge whether DGGI has got powers to really summon, whether they have got a all India jurisdiction or not. So if there is a all India jurisdiction, so to be, from somebody say in Cochin DGGST, Cochin DGGI is asking the taxpayer registered only in Gujarat, because the Cochin DGGI feels that it has got a all India jurisdiction in connection with some inquiry, it can be objected to. If required, then the jurisdiction can be challenged by a High Court, because statutory authority will not be able to do anything. And as far as if we simply go by the proper officer, DGGI or DGGST, GST office, then SIO
is equivalent to the superintendent. Senior intelligence officer of the DGGI is equivalent to the superintendent normally in the rank, and he has been designated as an officer. So he can issue the summons. But whether he can issue beyond jurisdiction, whether it is all India jurisdiction or not, these are all contentious issues, which we'll have to wait and see, because this controversy is still not resolved. But these are worth fighting the issue. So friends, I think this covers the whole gamut of the summons. I can take now the questions. Arrest and prosecution, my slides are there. I've given the references of the judgments, and then we will see maybe some other time. But I wanted to deal with this important aspect of the summons. Because summons अगर हम properly deal नहीं कर पाए, तो शायद arrest and prosecution तो बहुत बात की बात. That is why. Thank you for the patient hearing. Thank you very much, sir. Wonderful, Shailesh bhai, wonderful. Thank you. Very good presentation, and it has enlightened all of us in detail. Very good presentation. Thank you very much, sir. Yeah, I will be sharing the PPT after clearing couple of things. Nice. And there are some already some messages have come. Yes, sir. I normally, yes, I will take up the chat box. Before that, this PPT, you may please, generally during the talk, I don't like to talk about myself or my PPT, but some people have asked about the GS, my email ID, as well as my phone number. So I'm sorry, I feel embarrassed to say all these things. But my mobile number is 9820 22 8799. 9820 22 8799, and email ID is shailesh.seth @spslegal.co.in. And yes, thank you, Mr. Nigam. And on those participants who are not the members of both the association, because they might be from outside the state for any reason, they can on this mail ID or my simply just send me your communicating details. I will send you the PPT directly. Thank you very much. Please. Sure, sir. Thank you very much, sir. In fact, PPT would be shared from our both association to our member. And if any further query or any other further requirement is there by any person, they will contact you. Now there are 2-3 issues which is raised by the member. Should I produce from my side or? No, you can just tell me. You can moderate. Sure, sir. Sure, sir. Where the investigation is started on based off of some information, and officers are supposed to collect and put on record evidence for breach of law during investigation. How a citizen can save his right for a right of not become of a witness against himself, whether officer insist on and put on record confession of SSC, which is not legally expected and supposed. I have POC, I have dealt with this query in detail. That Article 20 clause 3 clearly says that no person can be compelled to give the evidence against oneself. And therefore, in Pony case, it has been said it is the right of the party to keep the studied silence. One can keep the silence, one can remain silent. It will be very difficult. Yes, legally, theoretically is fine. One has to be extremely bold to withstand this pressure. And I know the process, what type of pressure it could be, right? But yes, it is your right. And that's why I say you have to go stage wise. One, the confessional statement cannot be extracted from you. अगर कुछ आपने बोल भी दिया है, कोई व्यक्ति ने कुछ भी बोल भी दिया है, तो that व्यक्ति immediately after leaving the office of the department, I will repeat, he should write down everything, contact the management, contact the legal advisor, ताकि वो immediately retraction कर सके. Retraction should be as early as possible. It should not be delayed under any circumstances. As a worst case scenario, आप सोकोस नोटिस के साथ में आए हुए स्टेटमेंट के टाइम पे रिट्रैक्ट एक ग्राउंड पे कर सकते हो कि मुझे स्टेटमेंट की कॉपी दी नहीं गई थी, फिर मैं क्या करूं, मैं कब रिट्रैक्ट करूं.
और आपको ऑफिशियली स्टेटमेंट मांगना है, वो देंगे नहीं, दैट इज फाइन, यू हैव टू लीव इट एट दैट. Thank you, sir. Another query, already it is dealt by you, but another query is, can different wings of same department, say as GST, initiate inquiry on same subject matter under section 6(2)(b)? No, in my opinion, भले section 6(2)(b) speaks about कि अगर SGST authority inquiry कर रहे हैं, तो CGST authority cannot do the inquiry. But suppose, as I understand from the query, that the SSC is registered with the state government authorities, state VAT GST authorities. He is coming under because of the division of SSC, you know, the number, right? Now, there are departments. There is a anti-evasion, there is a jurisdictional authority, there is a preventive authority. तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है जहां पे एसएससी रजिस्टर्ड है. तो इन दैट केस ऑल्सो कोई तीनों अथॉरिटी या एक से ज्यादा अथॉरिटी एक ही सब्जेक्ट मैटर पे साथ में इंक्वायरी नहीं कर सकते. यू कैन पुट योर ऑब्जेक्शन इन राइटिंग. संजय जी, आपका भी रिप्लाई जो यही आपका क्वेश्चन यही रिप्लाई में हो गया है. अनदर क्वेश्चन इज, कैन एसएससी अप्लाई और रिक्वेस्ट फॉर merging of investigation by state as well as central? No, as I said, why should you ask for the merging? Why are you inviting trouble for yourself? You simply say that if there is an overlapping inquiry by two authorities simultaneously for the same subject matter, you have to see that एक authority को आप kick out कर सकते हो. You have to kick out one authority officially. तो भाई you just go out. आप अंदर decide कर दो. Generally, whoever has actually initiated the inquiry first, they will continue. You should not say कि भाई आप merge करके साथ में आ जाइए. Why are you saying so? You say that कि एक ही आ जाओ, बाकी सब निकल जाओ मेरे वहां से. Yes, sir. Thank you very much, sir. Another one question is, GST audit completed pertains to 17-18 during financial 2021. No summons issued too late. Only audit paras were shared and taxpayers discharged liability with the interest at the rate of 15% and penalty at the 15% through DRC 3. After payment, till date, no FIR, final audit report issued by the government authority. Now, taxpayer has again received a notice pertains to financial 17-18 and 18-19 together. What is the remedy for this? You see, this is a everyday occurrence. This is the one most unfortunate part of the implementation of law and the understanding, I'm sorry, of the taxpayers and tax professionals in this regard. One should hammer it in one mind. एक शिलालेख की तरह कर देना चाहिए कि there cannot be any demand or recovery without show cause notice. Please understand that everything starts from there. मैंने जैसे डिटेल में बताया आपको कि audit has no power to summons. Summons is nothing. Audit has no power to summons. That is one legal position. However, जब audit जब होता है तब normally तीन process होते हैं. Whatever objections are actually raised by the audit, which are put up to the एक स्टेज में पहले तो orally बात होती है क्योंकि उनको राइटिंग में रखने की इतना इंटरेस्ट नहीं होता है. ओरली बता देते हैं. जब तक ओरली रहता है तब तक काफी सारी शक्यता रहती है मैटर को क्लोज करने की. सो यू नो इट बेटर देन मी, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट. हाउएवर, जब राइटिंग में जब क्वेरी जब रख देते हैं तो एक कम्युनिकेशन लेटर के फॉर्म में भी हो सकती है. इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट. नाउ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शन और हर एक ऑब्जेक्शन के नीचे अगर उन्होंने कोई डिमांड क्वांटिफाई की है, द टैक्स पेयर हैज अ राइट टू ओनली मेक द रिप्रेजेंटेशन. बेस्ड ऑन दैट DRC 03 भरने की कोई जरूरत नहीं होती. I would go to the extent of saying कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी अगर आ जाए, what is final audit report? Ultimately, they have completed the audit. They have conveyed their objection to you via draft audit report or other letter. Taxpayer has not agreed to that objection, either on all or some of the objections. They have taken note of that. In final audit report, they will write that these were communicated to the SSC by this letter or draft audit report. However, SSC by their letter dated so-and-so have not accepted these objections, and therefore this is the final audit report. Jurisdictional authorities are now advised to take the recourse to safeguard the government revenue. वो खुद ही लिखेंगे कि सो कॉज नोटिस इश्यू करो आप. Then why should one really pay just because the audit is demanding? अगर GST law में
अगर किसी को भी टैक्स पेयर को और टैक्स प्रोफेशनल को अगर शांति से एंड लीगली एंड प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है और अपने क्लाइंट को बचाना है तो मेहरबानी करके DRC 03 को अपने कंप्लीट अपने आर्मरी में से निकाल दीजिए. This DRC 03 is creating the havoc. Everybody is talking about DRC 03. जैसे वो ऊपर से किया गया फरमान, कुछ भी हुआ DRC 03 भर दो, पैसे भर दो. So now what you can do is it is your right to ask for the show cause notice. Point is this, जो objection उन्होंने, I am not for the litigation. Please understand, don't misunderstand me. I never drag my client to unnecessary litigation. In litigation in indirect tax is a very costly affair and time-consuming affair. However, when it is inevitable, it is inevitable. If it is unavoidable, it is unavoidable. You should see कि objection की validity क्या है. जैसे अभी टेक्स्ट इंडिया ऑनलाइन में मेरी सीरीज चल रही है. Today 4th article has come. I am very clear कि neither 2A nor 2B is relevant for the purpose of ITC. One cannot be denied the ITC merely on the basis of 2A or 2B. So I never ask my client to follow that. We take the commercial action against the supplier whose invoices are not getting uploaded. But I don't ask my client not to take the credit just because the invoice is not appearing on the 2A or 2B. If the superintendent has taken any objection, ask him to give you show cause notice. Ask him to give. 2A is a dynamic report and 2B is a static report. So ask the superintendent to issue the show cause notice. Ask the audit to see that they issue show cause notice. और 2A की इंफॉर्मेशन उनको देने दो कि ये ट्रांजैक्शन 2A में इस दिन को अपीयर नहीं हो रहा है. Then you take it up as a show cause notice. You are not supposed to pay it just because of the audit is demanding. In this particular case, forget about FAR. You should not wait. You should immediately file. अगर आपको लगे कि वो ऑब्जेक्शन में आपको डिमांड वो पेएबल ही नहीं थी, जान छुड़ाने के लिए आपने वो पेमेंट कर दिया है, file the refund claim, saying that this has been paid under mistake of law. This is not payable. File the refund claim, and under no circumstances you should make the payment for the subsequent periods. 17, 18, 89 का आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए अगर लीगली ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है तो. And another vocabulary अपने tax professionals in this country, please remove this phrase from your vocabulary, from your dictionary, और वो है buying the peace. शांति खरीदने के लिए हमने ये कर दिया. A professional, it does not suit a professional to say कि I am buying the peace for my client. You never buy the peace. आप कभी शांति नहीं खरीदते हो, आप सिर्फ अशांति खरीदते हो. ये अभी आपको GST में पता चलेगा. I am sorry to say this, but it is a time to change our way of thinking and our way of working. Next. Thank you, sir. And, one another last question. During the investigation time, officers are told to company employee to stop CCTV camera of company. So what's your opinion about this matter? You see, legally Supreme Court के judgment जो अभी few months before Supreme Court has actually clearly mandated CCTV camera on all offices. Actually, this applies according to me even GST authorities also. You say that it is our company's practice. ये सब actually you see आपको ये एक firm stand लेना है. And if they do not allow, then put it into the writing. Put it into the writing and make a complaint. Okay, this is not being allowed. And don't be afraid. Take it directly to the commissioner level. Directly. Okay, this is not being allowed. Put it. You can even make a copy to the chairman board or Supreme Court के decision को cite कर दीजिए आप. Don't worry about it. You have to be on toes. My point is this: as a tax professionals, I have never attended a single investigation process on behalf of any of my client in 30 years. I never remain present. Never. It is against my principle and I know it does not serve the purpose. Income tax की बात अलग है. Income tax में आप search और seizure में चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके खड़े रह जाते हैं. Because he knows और वो practice है. वो practice के संस्कार आपको GST में काम नहीं लगेंगे. Indirect tax में काम नहीं लगेंगे. It may even damage you and damage your client. Yeah. Friends, इसलिए I don't want to get into so many other aspects which are totally, very, very sad and unfortunate. मेरी खाली इतनी बात है कि आपको मॉनिटर करना है behind the curtain होके.
Behind the curtain, you have to monitor every single second of the investigation and guide your client. Thank you, sir. Looking to your entire speech regarding your presentation and reply to the question, it is very helpful to all of us. Now I am requesting Secretary of Tax Advocate Association of Gujarat, Mr. Pratik Patel, to give his closing note. Pratik. Nigambai, the memento has been left. Oh, my. Nigambai, Pratikbhai bole pehla be vastu. There is a query. Yes, I will be uploading this complete talk on my YouTube channel, and the recording will be available. I'll just do the whatever editing is required. Once the the recording is provided to me, I'll do the needful. And another thing is that friends, this is my one last comment on indirect tax professionals ke liye. Indirect tax is a very different ball game. Don't compare it and don't do it from the perspective whether आप appeal file कर रहे हो, reply बना रहे हो, कुछ भी हो, from income tax perspective, number one, या weight perspective. Weight में तो सोकोस नोटिस की क्या कल्पना होती है लोगों को मालूम नहीं है. But the other thing is there is a respect, there is a recognition, and there is a remuneration in indirect tax as a professional. The only condition is this: you have to earn it. You have to earn it with the dedication. You have to earn it with the sincerity and honesty. You have to earn it by research, by continuous hard work and study. Then all these three things will follow. Respect will follow. Recognition will follow. Remuneration automatically will follow. Don't take this as a gold mine of opportunities. आप ये lawyer के profession में, आप कोई भी profession में, ए सोली सोराब जी, our doyen, who just passed away on 8 April, उसका quote मैंने यहाँ पे नहीं रखा है. आप देखोगे तो उन्होंने यही कहा है to young lawyers कि if you are here to make money, please don't go for the import-export business or become a builder. There is more money into that. You are a lawyer. So you are not here to make simply money. And therefore, I earnestly request my all friends that please mark these words and make the best of it. There is a too much into this. This is a very exciting line of profession. You have not yet seen anything. Actual fun तो अभी start ही नहीं हुआ है. The real fun will start now. आपने 4 साल में कुछ भी देखा नहीं, जो अभी आप आगे देखने वाले. So prepare yourself for that. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Friends, we have past president of TAG, Mr. Rajesh Thakkar. I am requesting him to give memento, virtual memento to respected Shailesh Bhai Sheth. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now I am requesting Mr. Pratik Patel, Secretary of Tax Advocate Association, to give his closing note. Thank you, sir. At the outset, firstly, I would like to thank Sri Sunil Bhai Keshwani, President of the Tax Advocate Association Gujarat, Sri P.K. Soni, sir, President of the Gujarat Cell-Tax Bar Association, and Convener Sri Varis Isani ji and Nigam sir ji for giving me opportunity to propose word of thanks. The eminent speaker of the day, Advocate Shailesh P. Sheth, sir, for giving his talk on overview of summons and investigation, arrest and prosecution under the GST Act. I would extend deep sense of our gratitude toward the speaker for sharing their knowledge on the topic which concern all of us. Lastly, I would like to appreciate and acknowledge the strength and support provided by all delegates present here and make our webinar successful. Thank you very much. Thank you, Pratik Bhai. And on behalf of all participants, sir, Shailesh ji, we are very much obliged and very much thankful. The pleasure is mine. Thank you. Very good presentation and wonderful, guidance to the juniors of the profession. Thank you very much. Our idea was to keep this subject to give benefit to juniors who are practicing directly from WET to GST in Gujarat. Yes. It will be very helpful to them. That's why I went into legal and practical both. Yeah. Naturally. Thank you very much. Yeah. With the consent of presidents, both the presidents, should I close this webinar? Yeah. Pratik ji, you can close. You can. Okay.